ओके गाइस, सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑर्डर नंबर सिक्स के जो रिमेनिंग रूल्स है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 17 एंड 18। ठीक है गाइस, तो ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 जिसपे मेंस का क्वेश्चन भी आता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का प्रैक्टिकली भी बात करें तो भी बहुत ज्यादा यूज है कोर्ट में, क्योंकि टाइम के हिसाब से प्लीडिंग को कई बार अमेंड करना होता है। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजन दैट द व्हाई द अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग इज रिक्वायर्ड। कई बार बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द कैसे ड्राफ्ट करना है, कुछ कमियां रह जाती हैं, या कई बार जो फैक्ट्स जो प्लेंटिफ को अपने एडवोकेट साहब को बतानी चाहिए थे वो नहीं बताता है, छुपाता है कुछ चीजें जो बाद में, या फिर कुछ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से परिस्थितियां बदलती है तो प्लेडिंग को भी बदलना पड़ सकता है। तो दैट इज अ रीजन के प्लेडिंग जो यानी प्लेंट या डब्ल्यूएस, इसका प्लेडिंग वर्ड इसलिए यहाँ यूज किया है, रिटर्न स्टेटमेंट भी चेंज होती है टाइम के साथ। तो अगर कोई प्लेंट अगर चेंज कर रहा है तो उसको डब्ल्यूएस में रिप्लाई देना होता है, तो डेफिनेटली वो भी चेंज होगी। तो दैट इज द रीजन के टाइम के साथ ये चीजें चेंज होगी, लेकिन किस स्टेज पे चेंज होनी चाहिए, क्या कोर्ट उसको हर चीज को चेंज करवा सकता है, या क्या रुख रहेगा कोर्ट का वाइल डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17। वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। मेंस का टॉपिक है, तो एक हमारे पास कम से कम 4-5 केसेस तो होने ही चाहिए टू जस्टिफाई आवर आंसर। लेट्स टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी ऑर्डर नंबर 6 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ ये 2 रूल्स रह गए थे, तो ये भी हम आज कर लेंगे। एक बार क्विक व्यू करते हैं कि व्हाट वी हैव कवर्ड। ऑर्डर नंबर 6 में हमने प्लीडिंग्स के बारे में बात की है, प्लीडिंग जर्नली जिसमें प्लेंट और डब्ल्यूएस कवर होती है, राइट। हमने डिफाइन कर लिया था कि व्हाट इज प्लीडिंग, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात की गई है इसमें। रूल नंबर 2 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्लीडिंग्स, ठीक है। एंड देन वी हैव कवर्ड जिसमें काफी सारे रूल्स से जिसमें बात की पार्टीज टू सप्लाई नेसेसरी पर्टिकुलर्स, रूल नंबर 3-13। एंड जो भी प्लीडिंग उनकी होगी, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे रूल नंबर 6 का 7 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डिपार्चर की जो बात करता है, कंडीशन प्रेसिडेंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं। रूल नंबर 6 किस तरीके से हम ड्राफ्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ ड्राफ्टिंग। ऑर्डर नंबर 6, 7 और 8 ऑलमोस्ट पूरा ड्राफ्टिंग की ही बात करता है कि कैसे आप ड्राफ्ट करेंगे। एंड देन रूल नंबर 14 एंड 15 with dealing with the signing and the verification of the pleading। अब आपने ड्राफ्टिंग तो कर ली है प्लेंट या डब्ल्यूएस, उसको साइन और प्लीड वेरिफिकेशन भी करना होगा एट द बॉटम और द लास्ट। एंड लास्टली फिर हमने किया था रूल नंबर 16 स्ट्राइकिंग आउट। बहुत सारी चीजें होती है, पार्टीज इधर उधर की बातें चीजें लिख देती है, स्कैंडलस चीजें लिख लेती है, इररिलेवेंट चीजें लिखती हैं, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक आउट कर सकता है, निकलवा देगा कोर्ट, ठीक है, उन चीजों को। एंड देन आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 और 18 विच इज इम्पोर्टेंट इन इटसेल्फ, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अगर रूल पढ़ते हैं पहले पहले आपको ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अ ब्रीफ मैनर, दो व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर मेंस आंसर देन उसमें आपको ऑब्जेक्ट तो लिखना ही होगा, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का क्या ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। रूल पढ़ लेते हैं, देन विल, बहुत सारी चीजें इसमें, काफी चीजें हम पढ़ेंगे, कौन सी स्टेज रहेगी, केस लॉज हैं, काफी लीडिंग केस लॉज रहे हैं। देखो कोर्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, कोर्ट ये चाहती है कि भाई सब न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। एंड अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग इट्स अ टेक्निकल रूल। अगर बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी और ऑफ एनी अदर रीजन द पर्सन शुड नॉट बी गेट डिप्राइव्ड टू गेट जस्टिस, शुड नॉट बी डिप्राइव्ड टू गेट जस्टिस, ठीक है। न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए कोई भी। एंड दैट इज द रीजन टाइम टू टाइम कुछ चीजों को बदलाव करना भी जरूरी होगा, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा, व्हाट इज अ मेन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज कोर्ट में क्यों आई है, उनका कोई डिस्प्यूट है, दैट इज द रीजन द पार्टीज कमिंग बिफोर द कोर्ट। अगर वो डिस्प्यूट ही एडजुडिकेट ना हो और कोर्ट कहते भाई हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे आपकी प्लेडिंग, तो व्हाट इज द यूज ऑफ अप्रोचिंग टू द कोर्ट। तो कोर्ट आने का तो कोई औचित्य या कोई फायदा नजर नहीं आएगा। और समय के साथ चीजें बदलाव होती है, चीजें बदलती हैं, तो प्लेन को या डब्ल्यूएस को अमेंड करना पड़ सकता है। से फॉर एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल ही समझ लेते हैं। ए है, ए ने अपने बी और सी ब्रदर के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया है, सूट फॉर द पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन का सूट फाइल किया है। जब पार्टीशन का सूट फाइल किया है इन्होंने, ए ने बी और सी के खिलाफ पार्टीशन का सूट फाइल किया, तो इसने अपने रिलीफ में क्या मांगा होगा कि मुझे as being a legal heir
ठीक है, क्योंकि ये फैमिली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, या इसके जो एक्स इनके फादर थे वहां से प्रॉपर्टी इन तीनों पे आनी चाहिए थी, तो ए ने पार्टीशन का सूट फाइल किया है, तो ये अपने रिलीफ में मांगेगा 1/3 शेयर। ठीक है, इसने अपनी 1/3 शेयर मांगा। अब हुआ क्या, इसी दौरान ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट सी जो है सी डाइज, सी की डेथ हो जाती है। ठीक है, सी की डेथ हो गई। अब सी की डेथ अगर हो गई है तो अल्टीमेटली ये जो रिलीफ है इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब ये रिलीफ क्या हो जाएगी, रिलीफ 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर इनका कोई लीगल एयर नहीं है, अगर सी का कोई लीगल एयर है, सी का कोई अगर लीगल एयर है तो डेफिनेटली वो उसको पार्टी बनाना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा। बट अगर कोई लीगल एयर नहीं है तो ये तो पूरा रिलीफ ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा गाइस, मेरे माइंड में भी जैसे एक क्विकली एक क्वेश्चन आया, आप इसका आंसर सोच के देना, आज मत देना, चाहे बाद में देना। अब सपोज कीजिए एक एक्स है, बिल्कुल ऑल टुगेदर मैं डिफरेंट चीज पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीजें पूछी जा सकती है आपसे। एक एक्स है, अब एक्स के सपोज करो 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, S1, हाँ ठीक है, S1 S2, और ऐसे ही इसकी डॉटर 1 डॉटर 2। ठीक है, यानी एक्स के 4 बच्चे हुए हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि सपोज कीजिए ये दोनों मैरिड हैं, ये दोनों मैरिड हैं। अब ये मैरिड हैं और अल्टीमेटली जो एक्स हैं ये दोनों S1 और S2 ये अलाइव हैं, और ये D1 D2 ये ऑलरेडी इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन D1 D2 के भी दो बच्चे हैं, 2 बच्चे D1 के, D2 के भी 2 बच्चे हैं, ऐसे ही S1 के भी 2 बच्चे हैं और इसके भी S2 के 2 बच्चे हैं। आपको अब आप मुझे ये बताना है कि D1 जो D2 के जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, क्या इनके बच्चों का इस प्रॉपर्टी पे, ये जो घर है जिसमें ये रहते हैं, इस पे इनका अधिकार होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। और इनका जो सक्सेशन होगा, क्योंकि जो एक्स है जो ही डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, he died without making a will, that means interstate ही died हुआ है। ठीक है, without making a will, तो how you are going to giving the property, succession कैसे चलेगा। अब ये आपको सोचना है, या तो मैं इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछूंगा या आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कल। ठीक है, यू हैव टू थॉट ऑफ इट। अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर हमारा जो टॉपिक है वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, बट ये आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। सर इसमें S1 S2 एंड D1 इन तीनों की डेथ हो चुकी है। D1 और D2 की डेथ हुई है, यानी डॉटर्स की डेथ हो गई है। ठीक है, और सबके 4 2 बच्चे हैं। ठीक है, और S1 और S2 ब्रदर है। डॉटर्स की, और डॉटर मतलब सिस्टर्स की डेथ हो गई है। पार्टीशन करना है, पार्टीशन नहीं करना, सॉरी, सक्सेशन करना है, कैसे करेंगे आप। तो लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे वैसे लेक्चर के आंसर। एंड में डिस्कस करेंगे। आई डोंट वांट टू डिस्कस, डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ, लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक हम भटक जाएंगे नहीं तो फिर। नाउ तो अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग जो है, द कोर्ट में एट एनी स्टेज, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, the court may at any stage of the proceeding allow either party here में it can be, मैंने आपको बताया प्लेंटिव भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है। प्लेंट को भी अमेंडमेंट किया जा सकता है और रिटर्न स्टेटमेंट को भी। स्टेज कौन सी होगी, कोर्ट में एनी स्टेज, एनी स्टेज यही कीवर्ड्स हैं, आपको इसी से आपको आंसर लिखना है। मेंस में भी आपसे पूछा जाएगा एनी स्टेज क्या है, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आपको बताना होगा व्हाट इज एनी स्टेज। either party to alter or amend his pleading in such a manner and on such term as may be just, and all such amendment shall be made as may be necessary for the purpose of the determining the real question in the controversy। और ये real question in the controversy ही इसका टेस्ट है, यही इसका टेस्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे जजमेंट जो हम पढ़ेंगे उसमें कोर्ट ने यही कहा है कि व्हाट इज अ रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज फॉर व्हिच द कोर्ट व्हिच दे आर कमिंग बिफोर द कोर्ट। उस चीज को निर्धारित करने के लिए अगर अमेंडमेंट को चेंज करना, सॉरी प्लीडिंग को अमेंड करना पड़ेगा तो वही रियल टेस्ट होगा। तो रियल टेस्ट क्या है, व्हाट इज द टेस्ट के कोर्ट को कहाँ पे अमेंडमेंट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। दिस इज अ रियल क्वेश्चन इन द कंट्रोवर्सी, उसको एडजुडिकेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए अगर प्लीडिंग को अमेंड करना पड़ रहा है
तो कोर्ट विल डू दैट। और इसमें टेक्निकलिटीज जो है इसमें बैरियर के तरीके से काम ना करें, क्योंकि ये टेक्निकल है रूल्स। तो इसमें बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटीज the court should not be hampered for providing a justice or determining the real controversy between the parties, provided that no application for amendment shall be allowed, provided that no application for amendment shall be allowed after the trial. ट्रायल के बाद नहीं होगा, लेकिन होता है ट्रायल के बाद भी। provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced unless the court, ठीक है, unless लिखा है, यानी ट्रायल के बाद बेसिक बात ये कहता है, देखो अमेंडमेंट हुआ इसमें बाद में चेंजेस आए गए, पहले तो पार्टी कभी भी अमेंडमेंट लेके आ जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर वाज अमेंडमेंट टुक प्लेस, अगर आप देखेंगे 617 में जो अमेंडमेंट हुआ है ये आपका, दैट वाज इन 2002। 2002 के बाद से आप अमेंडमेंट ट्रायल के बाद नहीं लाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट कम टू द कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस यानी सामने वाली पार्टी के वो नॉलेज में ही नहीं था, उसने बहुत एफर्ट्स लगाए तब भी दैट वाज नॉट इन दिस नॉलेज, द पार्टी कुड हैव रेज द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, यानी पार्टी उसको शुरुआत में नहीं ला पाई इवन आफ्टर देयर द ड्यू डिलिजेंस। दैट मींस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बाद में आई हैं चीजें बदली हैं, तो वो तो पार्टी के कंट्रोल में नहीं था और ये पार्टी को नॉलेज नहीं थी इवन आफ्टर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तो कोर्ट को जो उचित लगेगा तो डेफिनेटली कोर्ट अलाउ कर देगी अमेंडमेंट को, अदरवाइज नहीं करेगी। वैसे एक चीज मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम केसेस में 95% केसेस में कोर्ट अमेंडमेंट कर देती है, ठीक है। 100%, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट अमेंड जब करेगी, ज्यादा डिले हो जाएगा तो कॉस्ट लगा देगी, ठीक है भाई, इतना ही कर सकती है, लेकिन कोर्ट कर देती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो डिसाइड करना है ना कि किस लिए पार्टी कोर्ट में आई है। स्टेज क्या होगी, एट एनी स्टेज टू अल्टर और अमेंड, किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, लेकिन बाद में प्रोवाइजो ऐड किया, प्रोवाइजो में लिखा है आफ्टर ट्रायल नहीं होगा, लेकिन तब भी कोर्ट कर देती है ट्रायल के बाद में। ऑब्जेक्ट ये लिखा है आपका 6 का 17 का ऑब्जेक्ट क्या है, the object of the rule is that the court should try the merits of the case that come before them and should consequently allow all amendment that may be necessary, हर एक वो अमेंडमेंट किया जाना चाहिए प्लीडिंग में जो कि जरूरत है for the determining the real question in the controversy between the parties, provided it does not cause injustice or prejudice to other party। ये वर्ड आप हमेशा आपको मिलता रहेगा, ये वर्ड आपको हमने CRPC में भी देखा था, ठीक है, कि कोई भी चीज कोर्ट जब अमेंडमेंट कर रही है तो इससे दूसरे पक्ष को जो उसका राइट ड्राइव्ड हो चुका है वो उसको इनजस्टिस ना हो जाए सामने वाली पार्टी के साथ, तो कोर्ट अमेंडमेंट कर देगी, अदरवाइज नहीं करेगी। नाउ इन केस ऑफ वन विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित वर्सेस आर चंद्रा, बहुत लंबी साइटेशन है बट आप इसको लिख लीजिए। तो इट वाज हेल्ड इन दैट केस द सब्सिक्वेंट इंक्लूजन ऑफ द प्ली ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इस केस में हुआ क्या, एक इंसान ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है और अमेंडमेंट करवाना चाह रहा है अपने प्लीडिंग को 11 साल बाद। 11 साल बाद आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट फाइल करने के 11 साल बाद वो कह रहा है कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दीजिए इसमें। तो क्या इतना बड़ा चेंज, देखो कोर्ट अमेंडमेंट तो करती है प्लीडिंग को, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई बिल्कुल न्यू रिलीफ या नई चीजें बदल के आ रही हैं, ऐसा नहीं करेगी, फिर कोर्ट मना कर देगी। तो 617 में इसने क्या डिमांड करी, 617 की एप्लीकेशन लगा के वो सेइंग कि मेरा पूरा जो प्लेंट है उसमें उसका नेचर ही चेंज हो रहा है। यू विल सी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पहले कंपनसेशन मांग रहा है, बाद में मांग रहा है 11 साल बाद के उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दीजिए, तो कोर्ट ने मना कर दिया इसमें, द सूट कुड नॉट बी अलाउड, एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो ऐसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। केस को नोट कर सकते हैं, वन विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित वर्सेस आर चंद्रा 2011। नाउ लीव टू अमेंड जो है कब अलाउ हो सकती है, व्हेन कुड बी और मे बी ग्रांटेड, कब ग्रांट करेगी कोर्ट, किन चीजों को ध्यान में रखती है कोर्ट। तो देयर वाज अ केस किशनदास विथोबा, किशनदास विथोबा, ये भी एक लीडिंग केस रहा है, बहुत पुराना केस है किशनदास विथोबा। तो कोर्ट ने कहा
कि I mean while granting the amendment in the while doing or allowing the party to for the amendment of the pleading, कोर्ट को क्या चीजें देखेगी कि all the amendment ought to be allowed with satisfy two condition, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो डेफिनेटली द कोर्ट में अलाउ, कोर्ट को अलाउ किया जाना चाहिए, ought to भी लिखा है, ठीक है। कब होगा? ऑफ नॉट वर्किंग इन जस्टिस टू अनदर पार्टी, अगर कानून जो कोर्ट अलाउ जो कर रही है उसके चलते अपोजिट पार्टी को इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इनजस्टिस क्या होता है? तो वो टाइम के साथ ना किसी के और सामने वाली पार्टी के कोई राइट्स ड्राइव्ड हो गए होंगे, तो वो राइट जो है ना वो उससे वंचित ना हो जाए अगर आप अलाउ कर रहे हैं अमेंडमेंट। और सेकेंड क्या हो सकता है? ऑफ बीइंग नेसेसरी फॉर दी, ये रियल क्वेश्चन तो बार बार आएगा, रियल क्वेश्चन इन द कंट्रोवर्सी। कोर्ट को ये इसीलिए तो पार्टीज कोर्ट में आ रही है, तो अगर कोर्ट अमेंडमेंट करके ये चीज ही डिसाइड करेगी तो फायदा क्या फिर कोर्ट में आने का? तो कोर्ट इसको फिर अमेंड करवा देगी प्लेडिंग को। The provisional rule under 17 make it clear that it's confer a wide discretion on the court. और कोर्ट जनरली फेवर में रहती ही इंक्लाइन रहता है 6-17 का, बट ऐसा ना हो कि सामने वाली पार्टी के साथ अन्याय हो, या जो पार्टी एप्लीकेशन लगा रही है वो लगा सकती थी, उसने जानबूझ के नहीं लगाई। Wide discretion on the court in the matter of the amendment of the pleading. As a general rule, leave to amend will be granted so as to enable the, देखो यहाँ पे भी लिखा है कि leave to amend will be granted so as to enable the real question between in issue between the parties to be raised in the pleading, where the amendment will occasion no injury to the opposite party. अगर कोई सामने वाली पार्टी को कोई इंजरी नहीं पहुंच रही है, the court will allow and can be subsequently compensated by the cost. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज्यादा से ज्यादा कोर्ट क्या कर सकती है कि सामने वाली पार्टी का भी टाइम खराब हुआ होगा, इतना केस आगे बढ़ गया है, तब जाके आप अमेंडमेंट मांग रहे हैं, तो मैक्सिमम कोर्ट क्या कर सकती है? कॉस्ट लगा सकती है, और अदर टर्म टू बी इम्पोज बाय द ऑर्डर, या कोई एक रीजनेबल कोई टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज कर सकती है। तो दैट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ कृष्णदास विथोबा। दो चीजों पे ध्यान रखना है, रियल क्वेश्चन इन द कंट्रोवर्सी डिसाइड करनी है, सामने वाली पार्टी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए while allowing the amendment of the pleading. सामने वाली पार्टी जरूरी नहीं हर केस में डिफेंडेंट होगा, क्या पता डिफेंडेंट अमेंडमेंट मांग रहा हो, प्लेंटिफ के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। Now then there is therefore for allowing an application under order number 617 में जब कोर्ट अलाउ करेगी, so the court has to see the two points again, the same thing, वही दो चीजें हैं रिपीट हो रही है यहाँ पे, real controversy and can amendment be allowed without injustice to other side. ठीक है, court allows such amendment after applying its judicial mind over the fact and the circumstance of each case and after hearing the each party. यानी कोर्ट जब भी अलाउ करेगी अमेंडमेंट तो सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी जरूर देगी। So the power to allow amendment is wholly discretionary and confer wide discretionary power on the court in the administration of justice. तो न्याय देने के लिए कोर्ट के पास पावर होती है, ठीक है। Now we talking about there was a leading case, ये केस भी important है, गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मोजीराम। आप अगर कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं तो ये केस आपको मिल ही जाएगा, गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मोजीराम। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रोसीजरल लॉ, इसमें टेक्निकलिटी वाली बात की गई है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से जो न्याय मिल सकता था वो नहीं मिल रहा है टेक्निकलिटी की वजह से। प्रोसीजरल लॉ इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट, ठीक है, एंड नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ द सब्सटेंशियल जस्टिस। अब देखो आप कहोगे ये लाइन आपको याद नहीं रहेगी, रह जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको अपना आंसर अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। अगर ये याद रह जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये तो अपने आप में एक अच्छी लैंग्वेज है ही। हाउएवर चीजें याद इतनी एज इट इज नहीं रहती हैं, तो बट आपको ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। तो प्रोसीजरल लॉ इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट एंड नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस। प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्लीडिंग ऑफ द सिविल केस आर मीन टू गिव ईच साइड intimation of the case of the other so that it may be made to enable court to determine what is a real issue at issue between the party and to prevent the deviation from the course which litigation or the particular must take. तो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जिससे, ऐसा नहीं होने चाहिए कि जिससे जो सब्सटेंटिव जस्टिस है उसको रोका जा रहा है, और दैट इज द रीजन कोर्ट अलाउ कर देती है गणेश ट्रेडिंग कंपनी
वर्सेस मोजीराम। कब मना किया जाएगा? चलो हमने दो बातें तो पढ़ ली कब अलाउ होगा। दो बातों में से हमने पढ़ी, एक तो रियल टेस्ट कंट्रोवर्सी और इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। यही दो टेस्ट रहेंगे फॉर फाइंडिंग आउट कि कब कोर्ट अलाउ करेगी अमेंडमेंट। बट कब अलाउ मना कर देगी? लीव टू अमेंड, व्हेन टू रिफ्यूज। देयर वाज अ केस गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि द पावर टू अलाउ एन अमेंडमेंट इज अनडाउटली वाइड तो है एंड मे एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे कोर्ट जो है एट एनी स्टेज बी अप्रोप्रिएटली एक्सरसाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट किसी भी स्टेज पे अमेंड अलाउ कर सकती है। बट लेकिन कुछ चीजें हैं, देखो ऐसा ना करे कि भाई जहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई अब ये लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी तो ध्यान में रखता है। देखो ड्यूली इंस्टीट्यूटेड जब हमने करा था, द सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी कोर्ट देखती है। जो ऑलरेडी बार्ड हो चुका है, जो सूट ऑलरेडी बार्ड हो चुका है, वो चीज कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि सूट में ऑलरेडी काफी समय होता है, तो विच इज ऑलरेडी बीन बार्ड, देन द कोर्ट मे नॉट अलाउ। But the exercise of such power for reaching discretionary power is governed by judicial consideration, यानी कानून लो जो जज साहब अपना प्रॉपर एक जुडिशियल माइंड लगाएंगे। वाइड डिस्क्रिशन तो है, बट डिस्क्रिशनरी पावर हैज टू बी यूज्ड इन अ रीजनेबल मैनर। ठीक है, एंड ग्रेटर कॉशन हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, काफी सावधानी बरतते हुए ही कोर्ट ये अलाउ करेगी। तो देखो केस तो मैं आपको बहुत सारे लिखा रहा हूँ, बट इट्स ऑल अप टू यू विच केस यू हैव टू रिमेंबर। हाउएवर मैं आपको 3 केसेस ऐसे बताऊंगा जो आपको पता ही होने चाहिए, चाहे ये केस याद रहे ना रहे। गंगा ट्रेडिंग आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और अभी मैं 2 केसेस और जो कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो हरिदास अलीदास, ये गोदरेज रुस्तम का, और एक से ये है जयराम मनोहर लाल। ये 3 केसेस आपको पता होने चाहिए, हरिदास, जयराम और जो गणेश ट्रेडिंग का है। ये 3 केसेस भी अगर आप लिखते हैं तो समझो आपको आंसर आता है इसका। नाउ इन मामलों में कोर्ट रिफ्यूज कर देगी, अलाउ नहीं करेगी अमेंडमेंट। कब? where the amendment is not necessary for the purpose of determining the real question in the controversy। कई बार पार्टीज जो होती है जानबूझकर अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगा देती है जस्ट टू डिले द प्रोसीडिंग। ठीक है, तो कोर्ट वहां पे बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। कोर्ट देखेगी ना कि भाई क्यों आप अमेंडमेंट चाह रहे हैं, और अमेंडमेंट करने से पहले अपोजिट पार्टी को भी चांस देगी। ऑब्जेक्ट करती है अपोजिट पार्टी, उस पर आर्गूमेंट होते हैं। ठीक है, तभी जाके वो अमेंडमेंट अलाउ करती है। तो कोर्ट को लगता है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन हियर। कई बार क्या होता है, पार्टी एक सूट के अंदर कई सारी चीजें डालना चाहती है, तो कोर्ट कहती है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू, आप उसके लिए अलग से सूट फाइल करें, नॉट इन दिस केस। सेकेंड क्या हो सकता है, इफ इट इज इंट्रोड्यूस अ टोटली डिफरेंट एंड न्यू और इनकंसिस्टेंट केस, या तो बिल्कुल ही अलग बात लेके आ जाएगी पार्टी, या बिल्कुल नई चीजें लेके आ जाएगी, या बिल्कुल असंगत चीज होगी। चेंजेस जैसे फंडामेंटल कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है, फंडामेंटल चीजें ही चेंज हो रही है। जिस हमने जो सूट फाइल किया वो अलग चीज है, आप ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज लेके आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। Where the effect of the proposed amendment is to take away from the other side a legal right accrued in his favor। कई बार टाइम के साथ, समय के साथ, जैसे एडवर्स पोजीशन है 12 साल के बाद या 20 साल के बाद एडवर्स ईजमेंट राइट्स का बन जाता है 20 साल के बाद, और एडवर्स पोजीशन 12 साल बाद। तो टाइम के साथ आप उसमें बदलाव चाह रहे हैं, राइट, कि पहले आपने सूट किसी और ग्राउंड पे फाइल कर, आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको मैं इस पे भी फाइल कर दूं, तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। जहाँ पे सामने वाले का कोई राइट ड्राइव्ड हो गया बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी फिर अमेंडमेंट को। एंड द फोर्थ वन, वेयर द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज नॉट मेड इन अ गुड फेथ, तो ये अगर गुड फेथ में नहीं है, फ्रिवलेस है, टाइम खराब करने के लिए, तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। तो आप चाहे इन चारों पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। कम से कम ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 का भी आ सकता है, 30 का भी आ सकता है। ठीक है, जहां पे 200 नंबर का मेंस आता है सिविल में, तो ये तो 30 नंबर का आसानी से पूछा जा सकता है, इलस्ट्रेशन बना के पूछ दिया जाएगा। नाउ मीन्स ऑफ द टर्म, मीनिंग ऑफ द टर्म एनी स्टेज का मतलब क्या होगा। अब अगर आप इनको सबको एलोबरेट करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट अ गुड मार्क्स। तो ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 इज नॉट गवर्न बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब एक चीज और है, देखो इसमें एट एनी स्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट गवर्न बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या है।
देखो जब हम सूट फाइल करते हैं तो जो सूट फाइल करते हैं तो उसका लिमिटेशन पीरियड तो है भाई। सूट हमने जब फर्स्ट स्टेज पे हमने सूट फाइल करना है तो आपको पता, जैसे किसी को रिकवरी के लिए मेरे को सूट फाइल करना है, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, तो मुझे 3 साल का वक्त दिया है कानून ने, 3 years है, ठीक है। ऐसे हर चीज का एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर मैंने सूट विद इन द 3 years को कर दिया था, 2 years में कर दिया था, दैट मीन्स आई वॉज इन विद इन द टाइम। बट अब 2 साल के बाद मैं अब ऑलरेडी जब सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है टाइमली, तो देर इज नो बार्ड। बट अब बाद में मैं 3 साल बाद चाहता हूँ, सूट इंस्टीट्यूट होने के 3 साल बाद इसको अमेंड किया जाए, तो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं लगेगा, लॉ ऑफ लिमिटेशन तब नहीं लगता है। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या यहाँ पे लग रहा है, क्या इस स्टेज पे लग रहा था, फर्स्ट स्टेज पे? हाँ जी बताइए जरा। यस। फर्स्ट स्टेज पे तो लगेगा, ये बात कर रहा, अमेंडमेंट पे नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो टाइमली कोर्ट में आ गए, ठीक है। क्योंकि अमेंडमेंट तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ चीजें थी जो बाद में नजर आने लगी, तो इट कैन बी अमेंडेड, तो अमेंडमेंट पे नहीं लगेगा। बाकी हाँ इनिशियल स्टेज पे तो लॉ सूट क्या नाम है, लिमिटेशन एक्ट लगेगा, ठीक है। तो लीव टू अमेंड में बी ग्रांटेड बिफोर और एट और आफ्टर द ट्रायल ऑल्सो। जबकि प्रोवाइजो की बात करें, प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ था, 2000 के बाद, 2002 के बाद जो अमेंडमेंट किया है उसमें लिखा है ट्रायल के बाद नहीं होगा, लेकिन कोर्ट को उचित लगता है तो कोर्ट अलाउ कर देगी। तो एनी स्टेज को भी समझना जरूरी है। अमेंडमेंट जो है किसी भी स्टेज पे हो सकता है, चाहे वो पहले हो, उस दौरान हो, या आफ्टर द ट्रायल, फर्स्ट अपील में हो। अपीलेट कोर्ट में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सेकंड अपील में भी हो सकता है, रिवीजन में भी हो सकता है, और इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल, और इवन द एग्जीक्यूशन, तो सब जगह हो सकता है। ये बहुत वाइडर स्कोप है इसका। प्रोवाइडेड द डिग्री इज लीगल, लॉफुल एंड एनफोर्सेबल एंड नॉट अदरवाइज, ठीक है। तो अमेंडमेंट कितनी बड़ी स्टेज पे हो सकता है? अपीलेट कोर्ट पे हो सकता है, रिविजनल पे हो सकता है, सेकंड अपील हो, व्हाटएवर, इवन इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। प्रोवाइजो क्या ऐड कर गया था, 2002 में इंसर्ट हुआ था, नाउ रेस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द कोर्ट एंड डिक्लेयर क्लियरली दैट द कोर्ट शुड नॉट अलाउ सच अमेंडमेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। ये लिखा तो ये नाम मात्र है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन हाँ इससे ये है कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट चाहे तो, क्योंकि अमेंडमेंट तो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, unless it comes to the conclusion that in spite of the due diligence the matter could not have been raised by the party before the commencement of the trial। the trial start होने से पहले अगर पार्टी ने अपने एफर्ट्स लगाए तब भी वो अमेंडमेंट चीजों को सामने नहीं ला पाई थी, तो कोर्ट फ्यूचर में अलाउ कर देगी अमेंडमेंट। ओके, एन स्टेज को हमने समझ लिया। अब देयर इज अ रिवीजन की बात करें, रिविजनल स्टेज पे भी हो सकता है अमेंडमेंट। अब ये जो केस है, देयर वाज अ केस हरिदास अलीदास गोदरेज, बड़ा ही लीडिंग केस है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, इट इज अ लीडिंग केस। केस में क्या हुआ, इट इज अ वेल सेटल्ड दैट द कोर्ट शुड बी एक्सट्रीमली लिबरल। टेक्निकलिटीज को लेकर ही बात की गई है, कोर्ट का एक लिबरल व्यू होना चाहिए इन ग्रांटिंग द प्रेयर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द प्लेडिंग अनलेस सीरियस इनजस्टिस और इरेपरेबल लॉस इज कॉज्ड टू द अदर साइड। कोर्ट मैंने आपको बताया 95% केसेस में अलाउ कर ही देती है, जहां पे कोर्ट को लगता है वो गुड फेथ में नहीं है तब तो रिजेक्ट कर सकती है। फ्रिवलेस है, जस्ट टू डिले दी कोर्ट्स प्रोसीडिंग है, तो कोर्ट रिजेक्ट करेगी, अदरवाइज अलाउ कर देती है। It is also clear that the revisional court ought not to be lightly interfere with the discretion exercised in allowing amendment in the absence of the cogent reason for compelling circumstances। तो इनफैक्ट रिविजनल कोर्ट को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अगर जो नीचे की जो कोर्ट है उसने अमेंडमेंट अलाउ किया है जो कि रीजनेबल था। सो एन ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग अमेंडमेंट इज नॉट अ डिक्री। ये जो केस है वो इससे डील करता है, इस पॉइंट से। ऑर्डर ग्रांट, अच्छा एक बार बताओ, ये आपके राजस्थान में भी आया था क्वेश्चन 6-17 पे, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन, व्हाट आर द रेमेडीज?
617 की एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई है, व्हाट आर द रेमेडीज? रिवीजन टू हाई इसमें कोर्ट। सिर्फ एक चीज बचती है, रिवीजन। ठीक है, ओनली वन थिंग इज रिवीजन। देखो रिवीजन जनरली किस पे होता है? ज्यूरिसडिक्शनल इश्यू पे होता है, बट यहाँ पे हम ज्यूरिसडिक्शनल इश्यू तो है ही नहीं, इट इज नॉट अ ज्यूरिसडिक्शनल इश्यू। हाउएवर, क्योंकि जहाँ पे अपील नहीं है वहां रिवाइज, या तो क्या किया जा सकता है जहाँ पे अपील नहीं होती है, जहाँ अपील का प्रावधान नहीं होता है, रिव्यू। या तो रिव्यू होता है या रिवीजन होता है। ठीक है, और रिवीजन किस ग्राउंड पे होता है? जनरली ज्यूरिसडिक्शन पे होता है। लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, नॉट यूजिंग ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, उसके पास है लेकिन तब भी वो यूज नहीं करती है। इरेगुलर, आई मीन इलीगली अप्लाइड ज्यूरिसडिक्शन, इलीगली अप्लाइड, इस तरीके की चीजें होंगी। बट अब रेमेडी तो कुछ ना कुछ निकालनी होगी, कुछ ना कुछ तो रेमेडी होनी चाहिए अगर इस तरीके की एप्लीकेशन 617, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, अगर वो रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब कोर्ट नहीं चाह रही है कि भाई वो रियल कंट्रोवर्सी एडजुडिकेट हो, लेकिन पार्टी को लग रहा है यार ये तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर ये चीज डिसाइड ही नहीं होगी जिस चीज के लिए मैं आ रहा हूँ, तो कुछ रेमेडी तो हो। तो इसलिए हमने उसको दिए रिवीजन। अभी केसेस से डेवलप हुई थी, लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये केसेस से ही डेवलप हुई है। तो दैट इज द रीजन हरिदास का जो केस है वो लीडिंग रहेगा, विच इज सेइंग दैट के इन मामलों में अगर 617 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो रिवीजन अप्लाई हो। सो एन ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग, अब अगर ग्रांट कर दिया तो दूसरी पार्टी तो कर सकती है चैलेंज। सो एन ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग अमेंडमेंट इज नॉट अ डिक्री। पहली बात, ये डिक्री तो है नहीं। ठीक है, डिक्री नहीं है, एडजुडिकेशन थोड़ी ना हो रहा है। नॉर एन अपीलेबल ऑर्डर, ना ही अपीलेबल ऑर्डर है। अपीलेबल ऑर्डर अगर आप देखोगे रूल नंबर, ऑर्डर नंबर 43 में भी नहीं लिखा है, रूल नंबर 1 में, ऑर्डर 43 रूल नंबर 1 में कहीं नहीं लिखा है। 617 का जिक्र कहीं है ही नहीं। पहली बात तो स्टार्ट ही 7 तो 7 से स्टार्ट होता है, तो 617 तो है ही नहीं वहां पे। एंड सच नो अपील लाइज अगेंस्ट इट, सच ऑर्डर हाउएवर इज अ केस डिसाइड, लेकिन इसको कोर्ट ने माना है। अब देखो कोर्ट जो कहती है तो हमें भी मानना पड़ता है। कोर्ट ने कहा ये केस डिसाइडेड माना जाएगा एंड इज ओनली सब्जेक्ट टू द रिविजनल जुरिडिक्शन ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। सिर्फ इसमें हम रिवीजन के लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनाया था, राजस्थान ने बनाया था, हरियाणा ने बनाया था? मुझे लगता है सर राजस्थान ने हरियाणा बनाया में था। था, हरियाणा में था हरियाणा में, सर। राजस्थान में, दोनों में से जहां पे भी था एक जगह। तो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनाया था। ऑप्शन या तो नन ऑफ द अबव लिखा हुआ था, रिवीजन का तो नाम भी नहीं ले रखा था और शायद, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो शायद नन ऑफ द अबव ऑप्शन था उसका, हमने जब लास्ट टाइम देखा था। तो रिवीजन अलाउ होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो केस का नाम आप लिख लीजिए, हरिदास अलीदास गोदरेज रुस्तम। इसी वक्त आप एक माइंड में नोट करना एक चीज, अब जैसे ऑर्डर नंबर 43 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रूल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद कैसे रहेगा कि 617 में रिवीजन ही होगा? आप ऑर्डर नंबर 43 का रूल नंबर 1 देखना, उसमें कहीं 6 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, वो स्टार्ट ही 7 ऑर्डर से होता है। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10। ठीक है, ऑर्डर 7 रूल नंबर 10, तो 617 में तो एप्लीकेशन लगेगी ही नहीं इस बात की। अपीलेबल ऑर्डर तो है ही नहीं, और सर इसको डिक्री हम से लेके केस डिसाइडेड कैसे बोल रहे हैं इसको? ये मैंने नहीं कहा, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कोई रीजनिंग नहीं दी, केस डिसाइडेड मान लिया इसको। ठीक है, अब ये कोर्ट की बात है तो हम इसको नकार भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजें मैं भी बहुत, जो जजमेंट आती है आई एम नॉट कन्विंस विद इट, बट इवन दो आई हैव टू राइट इट। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि जिनसे जो जजेस जो कह रहे हैं हमें उनको मान के चलना ही पड़ेगा, चाहे हम कन्विंस्ड हो या ना हो। और अपने आंसर में, मेंस में, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी कभी मत लिखना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, आपका कितने आप कन्विंस ना हो, इनकन्विंस हो, तब भी आपको उनके व्यू को मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम सजेशन नहीं दे सकते, जो कानून बन गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी हैव टू फॉलो इट। ठीक है,
Now, in case of J.J. Ram Manohar Lal National Building Material Supply गुड़गांव, ये केस पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा ये केस? Yes, sir. ये लीडिंग केस है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं केस में, मैंने लेकिन फिर भी पूरा इसलिए लिखा क्योंकि आपको 6-17 पे मेंस का आंसर मिलेगा, क्या पता अभी जो हरियाणा का जो मेंस होगा उसमें आपको मिल जाए। 6-17, 7-11, ऑर्डर 9, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। फिर 39 हो गया, 40 हो गया, 37 हो गया, समरी सूट, ये सारे मेन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रेजुरी का आटा हो गया, तो लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं सीपीसी में से जहां से मेन से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। नाउ इन केस ऑफ J.J. राम मनोहर लाल नेशनल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई गुड़गांव 1969 का केस है। कंट्रोवर्सी 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। सूट तो फाइल किया गया इन द नेम ऑफ द J.J. राम मनोहर नाम के साथ फाइल किया गया, बाद में इसको नाम बदलने की बात की गई कि इसको मनोहर लाल कर दिया जाए। बस ये मनोहर लाल करने से बहुत बड़ा तो प्रॉब्लम आ नहीं रहा, लेकिन यही तो करना है, मनोहर लाल नाम चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, तो इसको किया जाना चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अलाउड कर दिया, हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इससे कोई बहुत बड़ा फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो इट शुड बी अलाउड, अमेंडमेंट अलाउ किया गया। इतना सही केस है, लेकिन अब इसको अंदर से पढ़ेंगे डिटेल में। तो इन दिस केस द एक्शन वाज इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ J.J. राम मनोहर लाल, ठीक है, which was a name in which the business was carried on, जिसके नाम से बिजनेस चलता है। प्लेंटिव जो है मनोहर लाल सब्सक्राइब्ड हिज सिग्नेचर एट द फुट ऑफ द प्लेंट, अल्टीमेटली मनोहर लाल ने साइन करे प्लेंट को as J.J. राम मनोहर लाल। However, the same firm was an unregistered one, जो फर्म थी अनरजिस्टर्ड थी, and therefore technically same could not file a suit in its name। तो फर्म जो है, आप लोगों को पता है अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है वो सूट तो फाइल नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में भी फर्म जो अनरजिस्टर्ड है वो सूट फाइल नहीं कर सकती, लेकिन मुकदमा हो सकता है उनके खिलाफ, लेकिन वो फर्म सू नहीं कर सकती until it is get registered। The defendant by in its written statement contended that the plaintiff was an unregistered firm। अब plaintiff ने भी ये कहा, सॉरी डिफेंडेंट ने कहा, कंटेंशन यानी विवाद में कहा कि ये तो एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, एंड ऑन द अकाउंट इनकम्पिटेंट टू सू, और इसलिए मुकदमा भी नहीं कर सकती, बिल्कुल जायज उसका कंटेंशन है। नाउ द पेटिशनर सॉट फॉर एन अमेंडमेंट, पेटिशनर ने कहा कि मैं अमेंडमेंट करता हूं प्लेंट को, ओनली टू द एक्सटेंट दैट द नेम ऑफ द प्लेंटिफ वाज टू बी फ्रॉम द बिजनेस नेम, J.J. राम मनोहर नाम को चेंज करना है मुझे, किस नाम पे करना है, एज अ कर्ता, ठीक है, कर्ता के फॉर्म में तो ये कर सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मनोहर लाल के नाम से, ठीक है। तो यही इसमें कंट्रोवर्सी थी कि देखो शायद आपकी किताबों में ये फैक्ट्स नहीं लिखे हुए, अगर आप तकवानी फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता तकवानी में भी लिखा है, बट हाँ क्रक्स लिखा है। बट ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या बदलाव किया गया और क्यों किया जाना था, क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म का कंट्रोवर्सी थी। तो J.J. राम मनोहर लाल को चेंज किया जाना था, मनोहर लाल की इन द कैपेसिटी भी चेंज हो रही है, कर्ता के नाम से वो कर रहा है, पहले वो बिजनेस नेम से कर रहा था, which was unregistered। The main issue involved in the question was whether, in the view of the fact and circumstance of the case, amendment sought by the petitioner, that means the name of the plaintiff was to be from the business name to the personal name। business name से क्या बदला जा रहा है, यहाँ पे कर्ता के नाम पे बदला जा रहा है, क्या वो अलाउ किया जाए ना किया जाए, that was a main controversy। सबऑर्डिनेट जज ने अलाउ किया, ठीक है, आप अमेंडमेंट कीजिए। जब सबऑर्डिनेट जज ने अलाउ किया तो उसको चैलेंज किया गया, अगेन द डिक्री एंड अपील वाज प्रेफर्ड टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील किया गया, बीइंग ऑफ द व्यू दैट द एक्शन वाज इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन, ठीक है, कि एक्शन जो लिया गया यानी इसमें कंटेंशन दोबारा आया, एंड द मनोहर लाल having failed to ever in the application for the amendment that the action was instituted on account of the some bona fide mistake। और मनोहर लाल ये भी नहीं बता पाया ढंग से कि भाई एक bona fide mistake चाहिए, तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने फिर ये कहा कि सबऑर्डिनेट जज वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ग्रांट अ लीव टू अमेंड द पिटीशन, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट अलाउ नहीं था, कॉम्पिटेंट नहीं है अलाउ करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन के नाम पे सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। दैट इज द रीजन कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब अपील थी वो रिवर्स कर दी गई,
इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है वो रिवर्स द ऑर्डर एंड रीजनिंग ऑफ द हाई कोर्ट के जो रीजनिंग थे उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया। द कोर्ट रेफर्ड, कोर्ट ने 2 केसेस को रेफर किया था इसमें, अमलुक चंद और ये पुरुषोत्तम उमेद भाई, बड़े अच्छे केसेस है, लीडिंग केस है, तो ये आपको कोट करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा आंसर लिख रहे हैं। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, जय जय राम मनोहर लाल, अमलुक चंद एंड दी पुरुषोत्तम उमेद भाई, ठीक है, ये लिखना आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उमलक चंद मेवाराम बाबूलाल कन्नालाल, ठीक है। इसके इस पर्टिकुलर केस में जो इसमें रेफर किया गया अमलुक चंद में क्या हुआ था, क्वेश्चन थे यानी कंट्रोवर्सी वाज whether there should be an amendment or not really turns upon whether the name in the with the suit is brought is a name of non-existing person or whether it is a merely description of existing person. In the former is the name is the case, the suit is nullity and no amendment can be cured. देखो किसी भी एक ऐसे इंसान के नाम पर सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। द पर्सन इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, उसके नाम पे सूट कैसे इंस्टीट्यूट हो जाएगा? तो अगर सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो वो नलिटी होता है। अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट कैन क्योर इट, तो वो चीज तो ठीक की कर ही नहीं जा सकती क्योंकि सूट इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता जो इंसान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इफ द लेटर इज अ केस prima facie there ought to be an amendment, अगर क्योंकि जय जय राम मनोहर नाम के इस पे स्टार्ट हुआ पहले केस, जय जय राम मनोहर लाल, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि दैट वाज नॉट रजिस्टर्ड, तो इसके नाम पे सूट कैसे प्रोसीड हो जाएगा? तो इसको तो अमेंडमेंट किया जाना ही चाहिए, ठीक है। The prima facie there ought to be amendment because the general rule subject no doubt to certain exception is that the court should always allow an amendment where any loss to the opposite party can be compensated by the cost. इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक ऐसे इंसान में जो नॉन इन एग्जिस्टेंस में उसके नाम पे सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। जय जय राम मनोहर लाल नॉट इन द एग्जिस्टेंस नाउ बिकॉज ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। एंड देन द सेकेंडली, अगर जब अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, हम बेसिकली अमेंडमेंट कोर्ट इसलिए करती है क्योंकि रियल कंट्रोवर्सी डिसाइड की जानी चाहिए, और अगर हाँ सामने वाली पार्टी को थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो दैट कैन बी कंपनसेटेड बाय द कॉस्ट। तो 2 चीजें इसमें निकल के आई और इसलिए केस को रेफर किया गया। ये पुराना केस है 1933 का, हाउएवर जय जय राम मनोहर 1969 का केस है। अब एक और केस है पुरुषोत्तम उमेद भाई का केस, मन्नी लाल एंड सन्स। कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने इस मामले में भी सिमिलर व्यू लिया था, वेयर इन अ फर्म कैरिंग ऑन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जब कोई बिजनेस कर रही है, फाइल्ड अ सूट इन द फर्म नेम इन द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। दोबारा पढ़िए, वेयर इन द फर्म कैरिंग ऑन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर फर्म काम करती है लेकिन उन्होंने सूट जो फाइल किया वो कलकत्ता में किया है, फॉर अ डिक्री फॉर द कंपनसेशन ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The plaintiff then applied for the amendment of the plaint by describing the name of all the partners and striking out the name of the firm. फर्म का नाम वो हटाना चाहता है और वो पार्टनर्स का नाम उसमें ऐड करना चाह रहा है। The court allowed the amendment to enable a proper description of the plaintiff to appear in it in order to assist the court in determining the real controversy in the suit between the parties, ठीक है। तो जो फर्म का नेम है, कई बार चीजें क्लियर नहीं हो रही है, तो दैट इज द रीजन के पार्टनर्स का नाम उसमें चेंज किया गया ताकि रियल कंट्रोवर्सी, रियल क्वेश्चन मैटर में डिसाइड हो सके, तो कोर्ट ने अलाउ किया। तो इन द प्रेजेंट के प्रेजेंट कौन सा है? मनोहर लाल वाला ही, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, जय जय राम मनोहर लाल को नाम बदलकर मनोहर लाल जो रखा गया है, अमेंडमेंट जो है उसके संदर्भ में बताया गया इन दोनों केसेस को रेफर करने के बाद। In the present case, the plaintiff was carrying on the business on the commission agent in the name of the J.J. Ram Manohar Lal. A plaintiff was competent to sue in his own name as a manager, क्योंकि वो करता तो है ही, he was a manager, कर्ता of the Hindu undivided family. कर्ता can file a suit, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है, representative capacity में भी कर सकता है। The observation made by the High Court that the application for amendment of plaint could not be granted because there was no awareness therein that the misdescription was on account of the bona fide mistake. High Court ने इसलिए रिजेक्ट किया था उसको कि भाई वो he was not able to mention what was that was a bona fide mistake, and on the account that the suit must fail cannot be accepted. In our view, that the Honorable Supreme Court का क्या decision रहा ultimately, there is no rule that unless in application for amendment the plaintiff is expressly averted that error, omission or misdescription due to bona fide mistake, the court has no power. यानी वैसे मनोहर लाल को ये लिखना तो चाहिए कि there was a bona fide mistake,
if it's not mentioning it, the court has no power to grant to leave the amend the plaint. The power to grant amendment of the pleading is intended to serve the end of justice. और court ultimately लेकिन amendment allow क्यों किया जाता है? It's just to serve the end of justice. न्याय होना चाहिए और उसके लिए amendment किया जाना चाहिए. अगर हम इसको amend नहीं करेंगे इस particular case में, तो the suit cannot be instituted in the name of the person who is not in the existence. Existence यहाँ पे तो वो exist कर ही नहीं रहा है क्योंकि unregistered firm है. And that's why it's required amendment. ठीक है? And it's not governed by this such a narrow or technical limitations. तो कोर्ट ने इस केस में इसको अमेंडमेंट अलाउ किया गया. ये केस मैंने आपको इसलिए पूरा पढ़ के इसलिए बताया क्योंकि आपको लिखना भी इसी तरीके से इसको चाहिए. आप अगर रेफर कर रहे हैं ना दोनों केसेस भी, तो आपका आंसर अच्छा रहेगा. ठीक है? लास्ट में क्योंकि आपको अपना रीजनिंग लिखनी है कि आपको जरूरी नहीं है जय जय राम मनोहर लिख के देते हैं, वो कुछ भी लिख के दे देंगे. बिल्कुल एज इट इज ना लिखें तो वो इलस्ट्रेशन बना देंगे, ऐसा ऐसा हुआ, क्या उसका नाम बदला जा सकता है. और ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है अमेंडमेंट को लेकर. इसी पर्टिकुलर केस पे भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है? लीडिंग केस पे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट केस. अब एक और केस है दलीप कौर वर्सेस मेजर सिंह. इसमें ये ऑब्जर्वेशन बताइए कोर्ट ने, ये कब अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, कब नहीं किया जाना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसमें 9 बातें हैं. ठीक है? ये थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे मिस्टेक है नंबर्स में. 6, 7 ये होना चाहिए, 8, 9. ठीक है? स्लाइटली मिस्टेक वो हम कर लेंगे. ठीक, चलो कर लेंगे इसको. तो ये भी हम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहेगा. तो ये तीनों केस आपको पता होने चाहिए. दलीप कौर करते हैं. द फैक्ट ऑफ द केस रिलेट्स to a suit of the possession of the land filed to the restrain the defendant from alienating land. Alienating क्या होता है? एक बड़ा वर्ड है जिसके अंदर सारे ट्रांसफर कवर होते हैं. इस केस में हुआ क्या, एक मामला फाइल किया गया पहले तो सूट फॉर द पोजेशन ऑफ द लैंड को लेकर, फाइल टू रेस्ट्रेन रोका जाने के लिए कि डिफेंडेंट प्रॉपर्टी को एलिनिएट ना कर दे, ट्रांसफर ना कर दे, बेच ना दे उसको, एक्सचेंज ना कर दे, गिफ्ट ना कर दे. एलिनेशन में सारी चीजें आती हैं. While the suit was in the progress, जब सूट मामला चल रहा था, the plaintiff filed an application. plaintiff ने 6-17 की एप्लीकेशन लगाई और अमेंडमेंट की बात करी. By making a prayer for the declaring the judgment and the decree passed in another suit by Major Singh and Balbir Kaur as a null and void and ineffective against the right of the plaintiff. तो इसने 6-17 की एप्लीकेशन लगाई अमेंडमेंट के लिए. और अमेंडमेंट क्यों चाहता है ये? अमेंडमेंट इसने कहा कि भाई seeking amendment of the plaint by making a prayer for declaring the judgment and the decree passed in the another suit. एक और मामला था जिसमें मेजर सिंह एंड बलबीर कौर में कि इसको डिक्री को null and void कंसीडर किया जाए and ineffective against the rights of the plaintiff. पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा. अल्टीमेटली इसमें देखो इसके फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो रीजनिंग दी है ना, कई के केसेस के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कईयों के रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है. मनोहर लाल के फैक्ट और रीजनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है. इसमें जो 9 बातें की गई हैं वो इंपॉर्टेंट है. द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट वाज डिसमिस्ड मेनली. देखो पहले इसको डिसमिस की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते इसको अलाउ किया गया. वो क्यों अलाउ किया गया वो भी हम पढ़ेंगे. द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट वाज डिसमिस्ड मेनली ऑन द ग्राउंड दैट द सेम वाज फाइल्ड विदाउट एक्सप्लेनिंग द alleged inordinate delay. कि इतना डिले क्यों हुआ, तो ही वाज नॉट एबल टू आंसर इट एंड दैट इज द रीजन कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई. And further it was held that the proposed amendment changed the foundation of the suit by introducing a distinct cause of action. अगर हम इसको अलाउ कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरा फाउंडेशन चेंज कर रहा है सूट का, और इट इज ऑलटुगेदर ऑफ अ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन. मैटर जब पंजाब हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, is to allow either to amend his pleading in such a manner as may be just. The power to allow amendment is a wide. तो कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर है and can be exercised at any stage of the proceeding in the interest of justice on the basis of guidelines laid down by the Supreme Court. तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट किया जाना चाहिए. लास्ट केस है तो ये जो जितने भी इसके पॉइंट्स हैं 9 ये इंपॉर्टेंट रहेंगे. कब कोर्ट अलाउ कर सकती है, on the basis of different judgment following principles should be kept in the mind.
while dealing with the application for amendment। तो जब भी कोर्ट अमेंड करेगी तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। आपको देखो ये चीजें याद रखनी है, इसको इतना चीजें ये लिख तो मैंने दिया है, आप इतना चीजें ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आपको इसका केस का नाम और ये 9 पॉइंट्स लिखने हैं। ऑल अमेंडमेंट शुड बी अलाउड which are necessary for the determining the real controversy। अमेंडमेंट अलाउ किया ना जाना चाहिए जब रियल कंट्रोवर्सी की बात आए। द प्रपोज अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर, लेकिन जो अमेंडमेंट चाह रही है पार्टी उसकी वजह से ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा कंप्लीटली सूट की फाउंडेशन ही चेंज हो जाए। should not alter and be substitute of cause of action on the basis with the original list was raised। पूरा फाउंडेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ये cause of action altogether different आ गया। inconsistent and contradictory allegation and the negation to admit position of the facts or the mutually destructive allegation of the fact would not be incorporated by the means of amendment। बिल्कुल inconsistent contradictory चीजें नहीं आनी चाहिए। proposed amendment should not cause prejudice, सामने वाली पार्टी को ऐसा ना हो कि अमेंडमेंट करने की वजह से विपरीत प्रभाव पड़े, प्रिजुडिशली इफेक्ट करे, और जिसको कंपनसेशन कॉस्ट में भी देके कंपनसेट ना किया जा सके। ठीक है, कॉस्ट दी जा सकते ठीक है, बट ऐसा ना हो कि कॉस्ट भी ना दी जा सके और उसके साथ अन्याय हो जाए, कॉस्ट दे के भी अन्याय से ना बच रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट ऑफ द क्लेम और द रिलीफ बार्ड बाय द टाइम शुड नॉट बी अलाउड। जब ऑलरेडी कुछ चीज बार्ड है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, तो दैट शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, जो ऑलरेडी बार्ड हो चुकी है, जैसे सूट इज इट इज कंप्लीटली बार्ड, क्योंकि देखो टाइम के साथ जैसे ही 12 साल हो जाते हैं तो सामने वाले का राइट भी ड्राइव्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये और कुछ चीजें हैं जहां पर टाइम बार्ड है, चीजें टाइमली बार्ड है, तो अमेंडमेंट नहीं अलाउ किया जाना चाहिए बात। Now, no amendment should be allowed which amounts to or result to defeat the legal rights of the opposite party on account of the lapse of time। ठीक है, समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो ऐसा नहीं हो कि किसी का लीगल राइट ड्राइव हो रहा है और आप उसको फिर अलाउ कर रहे हैं। नो पार्टी शुड सफर एन अकाउंट ऑफ द टेक्निकलिटी ऑफ द लॉ। कानून देखो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ हो चाहे सब्सटैंटिव लॉ हो, इट इज फॉर प्रोवाइडिंग अ जस्टिस। तो टेक्निकलिटीज की वजह से ऐसा ना हो कि अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। The delay in the finding the petition for the amendment of the pleading should be properly compensated by the cost। अगर कोर्ट अलाउ कर रही है अमेंडमेंट तो दैट हैज टू बी कंपनसेटेड बाय द कॉस्ट, लेकिन हाँ प्रेजुडिशली इफेक्ट हो रहा है तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। Error or mistake which if it's not fraudulent should not be made ground for rejecting the application for amendment of the pleading। कुछ एरर है प्लेडिंग्स में ही या कुछ मिस्टेक है तो कोर्ट अलाउ कर सकती है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कैन नॉट बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, इट इज अ मैटर। ठीक है, मेलर नहीं है, मैटर। अमेंडमेंट आपका अधिकार नहीं है, बट ये तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, बट डिस्क्रिशन दैट शुड बी applied judiciously। The circumstances may differ from the case to case and it would depend upon the fact of each case, keeping in the view the object that the court are to do substantial justice and not to punish the party on the technical grounds। तो जनरली मैंने बताया था आपको अलाउ कर ही देती है कोर्ट, राइट नहीं है आपका, यू कैन नॉट क्लेम इट बट यू कैन जस्ट प्लीड इट, आप प्लीड तो कर ही सकते हैं। Keeping in the view the principle discussed above, the application for the amendment filed by the plaintiff was wrongfully rejected, the order impugned is the revision petition is set aside। तो इस मामले में भी वैसे तो ये कोर्ट ने फिर अलाउ कर ही दिया, लेकिन आपको क्या चाहिए, इसके 9 के जो पॉइंटर्स हैं, वैसे 9 पॉइंटर्स हैं, दिस इज अ 6th 7th 8th और ये आपका हो गया 9th। तो ये 9 पॉइंटर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये 10th पॉइंटर है, ये 10वां पॉइंट यही है, ये गड़बड़ हुई है थोड़ी, तो ये 10 पॉइंट है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 6-17। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें रिवीजन अलाउ होगी, कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ कर ही देती है। दलीप कौर का केस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 10 पॉइंट लिखने हैं, इसको आप किसके फैक्ट्स चाहे भूल जाए, फैक्ट्स में मैं इतना एम्फेसाइज कर भी नहीं रहा, ये तो लिखे हुए थे। हाँ, लेकिन जय जय राम मनोहर के फैक्ट्स पता होने चाहिए। अमलुक चंद का आप इसमें रेफर देंगे, पुरुषोत्तम उमेद भाई का भी इसमें रेफरेंस देंगे जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास। हरिदास अलीदास में ही ये केस डिसाइडेड माना है,
कोई लॉजिक नहीं भी है तो हमें मान के चलना ही है। केस डिसाइडेड, डिक्री नहीं है, अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, इसलिए रिवीजन है। एनी स्टेज आपको मेंशन करना पड़ेगा, कब दिया जाना चाहिए, कब मना किया जाना चाहिए, ये चीज इसके 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। गणेश ट्रेडिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा एंड देन रूल नंबर 17 को आपको एक्सप्लेन करना है। 2002 का अमेंडमेंट के बारे में जिक्र करना बस, ठीक है। कोर्ट को उचित लगेगा तो कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ कर देगी, वैसे तो ट्रायल के बाद नहीं किया जाना चाहिए। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट को लगता है तो कोर्ट अलाउ कर देगी। नाउ रूल नंबर 18 कहीं ना कहीं 17 के साथ ही जुड़ा ही है। 18 फेलियर टू अमेंड आफ्टर द ऑर्डर। कोर्ट ने ऑर्डर दिया अमेंड कीजिए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया अमेंड कीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो अमेंड नहीं करता है तो कोर्ट क्या करेगी, फिर उसको टाइम दे रखा है 14 दिन। देखो कोर्ट अमेंडमेंट करने का जरूरी नहीं 14 दिन ही दे, कोर्ट ने कहा 7 दिन में अमेंड करके लेके आइए, वो नहीं लाता है, या 14 दिन के अंदर, मैक्सिमम 14 दिन है, तो फिर उसकी कोर्ट बात नहीं सुनेगा। If a party who has obtained an order to leave to amend does not amend accordingly within the time limits for that purpose by the order, or if no time is thereby limited within a 14 days, अगर टाइम नहीं है तो 14 दिन के अंदर, नहीं तो कोर्ट टाइम बताएगा, he shall not be permitted to amend after the expiration of the limited time as aforesaid or of such 14 days। तो जो कोर्ट ने बताया, जरूरी नहीं हर मामले में कोर्ट 14 दिन ही दे दे, कम दिन भी देती है। जैसे न्यायिक हिरासत जो मांगते हैं, पुलिस वाले मांगते हैं, तो वो मैक्सिमम 15 दिन है, लेकिन कोर्ट उसको अपने हिसाब से 3 दिन 2 दिन ऐसे देती है। तो कोर्ट चाहे तो उसको कम टाइम भी दे, लेकिन अगर आज 14 दिन मैक्सिमम है, जहाँ पे टाइम नहीं बताया, 14 दिन के अंदर उसने अमेंड नहीं किया, तो फिर कोर्ट उसकी अमेंडमेंट नहीं करेगी। शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द expiration of the limited time as aforesaid and of such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court। लेकिन उसके बाद भी अगर कोर्ट को उचित लगता है तो कोर्ट शायद अलाउ भी कर दे। 14 दिन का समय दिया, लेकिन उसी दिन कोरोना चल गया तो अमेंड नहीं कर पाए, कोर्ट ही बंद हो गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोर्ट में आजकल एक वर्ड आता है एन ब्लॉक, क्या होता है? ये क्या होता है, सुना कभी ये वर्ड? Sir, is it synonym to court being closed? आजकल आप देख रहे होंगे, आपके पास डेट्स आ रही होंगी एन ब्लॉक करके, जो 25 तारीख के मैटर थे, 26 तारीख के मैटर थे, 27, 28, इनको हमने 5 तारीख दे दी, इसको 6 दे दी, 7, 8, देखा ऐसे आते नोटिस, डेट्स लगी है। जैसे मेरा मैटर कोई 5/25 को आ रहा है, 25 को तो वैसे आएगा नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छुट्टी थी कोर्ट की तो छुट्टियां चल रही है, लेकिन इनको एन ब्लॉक मतलब इसको ऐसे इसी सारे के सारे मामले को कंप्लीटली ट्रांसफर उस डेट के लिए एडजर्न कर दिया गया, मतलब नई डेट दे दी गई, तो एन ब्लॉक करके लिखा होता है उसके नोटिस पे, एन ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ यूज होता है ये वर्ड के पूरा का पूरा जो के डेट्स हैं उनको आगे की डेट दे दी गई। तो दिस इज ऑल अबाउट 6-17 जो है हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी हम आगे के जो लेक्चर में कवर करेंगे दैट इज ऑर्डर नंबर 7, बहुत ही डिटेल में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ऑर्डर नंबर 7 क्योंकि उसमें हम प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो जानेंगे, कुछ बेसिक चीजें होंगी जो आपको आती होंगी, लेकिन और गहराई में जाकर हम उसको जानेंगे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो केस को आपको उसको कैसे लिखना है ये सब पता होना चाहिए, मेंस की राइटिंग में कैसे आप 6-17 पे आंसर लिखेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर।